रैम्बो सर्कस, जो 1990 के दशक में एक छोटे टेंट शो के रूप में शुरू हुआ था, आज जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में एक भव्य थिएटर शो बन चुका है। कलाबाजी, हवाई करतब, बाजीगरी और 6 जोकरों की मजेदार पेशकश दर्शकों को खूब लुभा रही है। लेकिन इन तालियों के पीछे छिपा है एक सवाल: क्या सर्कस कलाकार भी सम्मान के हकदार नहीं? फिल्मों और डांस ग्रुप्स को मिलते हैं अवार्ड और सरकारी मदद, मगर सर्कस कलाकारों को अब भी पहचान का इंतजार है। रैम्बो सर्कस के कलाकार सरकार से अपील कर रहे हैं, हमें भी एक नाम, एक मंच और एक सम्मान चाहिए, ताकि ये कला, जो अब गुमनामी में जा रही है, फिर से जीवित हो सके। क्या सरकार सुनेगी इन कलाकारों की पुकार? आज हम आपको ऐसे कुछ कलाकारों से रूबरू कराएंगे जिनका एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है वो है सर्कस। जिन कलाकारों को 80 के दशक में इस तरह इंतजार किया जाता था कि एक एक साल और बच्चों से लेकर बड़ों तक एक बेसब्री का इंतजार होता था कि कब लगेगा सर्कस, क्योंकि एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती थी, एक बड़े टेंट होते थे, बड़े आर्टिस्ट होते थे, कलाकार होते थे। पर जैसे जैसे वक्त बदला तो कहीं ना कहीं सर्कस का रुख भी बदला। आज हम उन्हीं कलाकारों से बात करेंगे, शायद उस दौर से और इस दौर में आने में क्या परेशानी और क्या आज के जनरेशन में उनको देखने को मिला। एक जाने माने इस सर्कस के आर्टिस्ट हैं हमारे साथ, हम पहले उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है? नमस्कार, बीजू पुष्करण। सबसे पहले जयपुर का सब वासियों को रक्षाबंधन का ढेर सारा शुभकामना। जैसे कि देखा गया पहले भी आप सर्कस में हो, काफी टाइम से हो। पहले एक सर्कस का अलग ही जुनून और एक रुतबा होता था। एक बड़ा टेंट लगाना, रस्सियों से इधर कूदना, बड़े हाथी घोड़े। शायद उस दौर से आप इस दौर में आए हैं, तो क्या उसमें कुछ नया या कुछ गलत देखने को मिला? देखिए, उस जमाने में मैं 1982 से मैं सर्कस लाइन में हूँ। उस जमाने में जानवर था हमारे पास, हाथी, घोड़ा, शेर, भालू, चिपंची, बहुत सारा जानवर था। तो गवर्नमेंट उसको बैन किया, उसको कोई संस्था में भेज दिया। फिर उसके बाद सर्कस का पूरा कंबर ही टूट गया था। इंडियन सर्कस पूरा बंदी हो गया था। हर कुछ ओनर है, सर्कस का ओनर लोग है जो सर्कस से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने सर्कस को अभी तक जिंदा रखा। फिर रैम्बो सर्कस अपन जानवर जाने के बाद अपन कुछ बदलाव किया उसमें। हम लोग अच्छा आर्टिस्ट को लाना लगा। क्लाउन पहले पब्लिक से कनेक्ट नहीं होता था, अभी अपन क्लाउन कनेक्ट होते हैं, पब्लिक के साथ ज्यादा बैठते हैं, मजा मस्ती करते हैं। और बहुत सारे बच्चे लोग है सर्कस करना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग करता है लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता गवर्नमेंट की तरफ से। करना चाहता है लेकिन एजुकेशन छोड़ के कोई अभी करना नहीं चाहता है। गवर्नमेंट ये भी बंद करके रखा, छोटा बच्चे से काम नहीं करवा सकते। सर्कस कोई आलू नहीं है कि अचानक आ गया हम जाके बोल देगा हमको सर्कस करना है, वो नहीं हो सकता। कंबर को बच्चे सब छोटा उम्र से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ता है, तो गवर्नमेंट वो सपोर्ट नहीं देते। ये सर्कस के कलाकार हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी इस सर्कस को दी है, क्योंकि रैम्बो सर्कस काफी अरसे से इस फील्ड में है। और ये जो कलाकार हैं, ये मंझे हुए कलाकार हैं जिन्होंने अपना पूरा करियर सर्कस को दिया है। आज जो नई जो सबसे ज्यादा सर्कस के जो ओनर हैं या सर्कस जो मैनेजमेंट है, उनको एक जो परेशानी जो सबसे बड़ी आती है वो लगातार नए आर्टिस्टों की आती है। क्योंकि आजकल के जो नए आर्टिस्ट हैं वो शायद इस चीज से दूर रहना चाहते हैं, पर जो इसको देखने वाले दर्शक हैं वो आज भी इन चीजों का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि नई जनरेशन है तो नया फेरबदल है। अभी हमने इनसे बात की तो उन्होंने नई जनरेशन के बारे में बताया। आज इस कलाकार को क्या सरकार या कुछ ऐसी शायद मदद अगर मिले तो ये सर्कस हमारा कहीं भी जा सकता है और इन कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा और इन कलाकारों को आगे बढ़ने में जो कलाकार हैं वो सामने आएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान एक पूरे दुनिया में एक ऐसा देश है जिसमें कलाकारों की कोई कमी नहीं है, पर फर्क ये है कि सरकार उनको आगे लाना नहीं चाहती। क्या ऐसे कलाकारों पे गौर देने की जरूरत नहीं है? सुजीत भाई, एक चीज और पूछूंगा मैं आपसे कि सर्कस में अब जैसे कुछ कलाकार आपके फेरबदल हो जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं परिस्थिति, उस दौरान में क्या परेशानी आपके सामने आती है? देखिए सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपने कई मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ, आप लोग कभी देखा क्या कोई सर्कस का आर्टिस्ट को कोई अवार्ड मिलते हुए? नहीं तो कोई अवार्ड फंक्शन में उसको इनविटेशन दिया, नहीं तो कुछ ऐसा कुछ कभी नहीं सुना। सर्कस का आर्टिस्ट को सिर्फ केवल दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता है। हम सरकार से हमेशा मांग करते रहते हैं, क्यों हम
किस कैटेगरी में है। आज फिल्म इंडस्ट्री में जाके देखो, एक मूवी अगर हिट हो गया वो सुपरस्टार बन जाता है, उसके लिए बहुत सारा फैसिलिटी होता है, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे में तक फैसिलिटी होता है। लेकिन आप सोच के देखो, इस बेटी इतना उम्र में वो सर्कस में काम कर रहा है, उसका क्या फैसिलिटी है, उसका पहचान क्या है? बस एक आर्टिस्ट है सर्कस में, बस ऑडियंस आए, ताली बजाए, चलते बड़ा। अगर उस बच्चे को कुछ होगा तो उसका आगे जाके देख, नया पीढ़ी क्यों सर्कस में आना नहीं चाहता है? कैसा आएगा बताओ ना उसका कोई पहचान नहीं है, ना उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई अवार्ड। अरे सरकार ये तो बताइए, सर्कस कौन सा कैटेगरी में है? आप फिल्म इंडस्ट्री में, नाटक में पुरस्कार देते हैं, लेकिन सर्कस का कोई आर्टिस्ट को आज तक कोई गवर्नमेंट पुरस्कार नहीं दिया। क्यों नहीं दे रहा है? क्यों? हम आर्टिस्ट नहीं है, हम लाइव शो कर रहे हैं। ये छोटे छोटे इंसान लोग है, वो अपनी घर परिवार को पालते हैं सर्कस में मेहनत करके। चोरी तो नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं वो लोग। चाहिए तो गलत रास्ता चुन सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत करने का सोचा, अपने ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, इतना हार्ड वर्क करता है। ये बच्चे का आंख देखे हमको खुद डर लगता है, इतनी बड़ी आंख है। लेकिन रंबो सर्कस इंश्योरेंस करता है, हम लोग सेफली हम लोग रखते हैं। हमारा जो ओनर है फ्रेंडली, हम लोग के साथ मिलजुल कर रहता है, एक फैमिली का वहाँ भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि नया पीढ़ी आओ, लेकिन कैसे आएगा वो लोग भी, उनको भी एक विश्वास होना चाहिए ना। हम सर्कस में जाना चाहते हैं, लेकिन क्या मिलेगा हमको, क्या फैसिलिटी क्या मिलेगा? आज हम इतना, आप सोचो 82 में सर्कस में काम किए कर रहा है, आज तक मेरे पास से कोई प्रूफ नहीं है कि मैं मैं एक आर्टिस्ट है। मैं यूरोप तक गया, मैं यूरोप में जाने वाला फर्स्ट ऐसे इंडियन क्लाउन है, आर्टिस्ट है। मैं यूरोप में जाके आया, मोंटी कार्लो सर्कस फेस्टिवल में। उधर का आर्टिस्ट को देख के हमको आंसू आ गए। आप सोच के देखो ना भाई, उधर का आर्टिस्ट को इतना फैसिलिटी, उनको आइडेंटिटी कार्ड, उनके लिए जमीन, घर बनाने का व्यवस्था दे के रखा हुआ। हमारे पास तो घर बनाने का छोड़ो, अरे एक पास तक नहीं है हमारा आर्टिस्ट लोग को। किसी के सामने बोल सकते नहीं सर हम आर्टिस्ट है सर्कस का, ये हमारा कार्ड है। नहीं भाई, कुछ भी नहीं। स्टेट गवर्नमेंट से मांगेगा तो बोलते हैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगो, उनसे पूछते तो बोलते आप किस स्टेट के है। सर्कस का कौन सा स्टेट रहता है आप बताइए ना? इधर 2 दिन, दूसरा दिन दूसरा स्टेट में, हम किससे मांगेगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मदद करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कमी नहीं हमारा देश में, कलाकार का, आर्टिस्ट लोगों का कोई कमी नहीं, दुनिया भर का। सर ने बोला बराबर है, दुनिया भर का आर्टिस्ट है, हमारा टैलेंट है हमारे हाथ में। अब देखो मोंटी कार्लो सर्कस फेस्टिवल दुनिया का नंबर 1 फेस्टिवल है, उसमें आज तक एक तिरंगा नहीं गया। क्यों नहीं गया? हमको शर्म आ गया, हम जाके उधर बैठा हुआ, छोटा छोटा कंट्री का तिरंगा है वो लोग का, उधर वो लोग लेके घूम रहे। हिंदुस्तान का एक तिरंगा नहीं। अभी हमारा एक ही मकसद है, उस जगह में हम हिंदुस्तानी तिरंगा लहराने का कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए इस बच्चे लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, ताकि इनको अभी अगले साल अपन मोंटी कार्लो सर्कस फेस्टिवल में लेके जाके हमारा तिरंगा लहराने का सोचते हैं। तो हम सोच रहे हैं, सर्कस का ओनर सोच रहे हैं, गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करो ना। हम क्या नहीं कर सकते? अगर आप सोच कर देखो, अभी बिना गारंटी का, गवर्नमेंट का सपोर्ट का बिना ये बच्चे लोग इतना बड़ा खतरनाक स्टंट करते हैं। जरा सा गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगा ना, हिला के रख दिएगा। दुनिया का कोई सर्कस वाला इनसे मुकाबला नहीं कर सकेगा। हिंदुस्तान में इतना टैलेंटेड बच्चा लोग है, लेकिन कैसा करेगा बताओ ना? हमारा परिवार है। आप देखिए, आज राखी का दिन है, ठीक है, पूरे दुनिया राखी का बहन भाई लोग रक्षाबंधन बनते हैं सब, लेकिन हम आज भी दुनिया को हंसाने के लिए इधर खड़ा है, अपने परिवार से दूर, 2 रुपये कमाने के लिए, अपने बीवी परिवार बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए। हम भी, हमारे भी 2 बच्चे, हम भी चाहते हैं हमारा बच्चा सर्कस में आके काम करूं, लेकिन कैसे कर पाएगा? कोई फैसिलिटी नहीं है उनको। वो मेरा बेटी मेरे से पूछता है, पापा आप आर्टिस्ट है, आपके पास कोई प्रूफ है कि आर्टिस्ट? बिल्कुल नहीं है। मैं क्या जवाब दूं? कल वो बच्चा कैसा आएगा मेरा जगह लेने के लिए? कोई नहीं आते हैं। तो हम ये सरकार से यही प्रार्थना करता हूं, प्लीज इस आर्टिस्ट लोगों को, अभी मेरा तो देखो, मेरा 52 उम्र हो गया, हमारा तो जाने का उम्र हो गया, लेकिन बाकी जो बच्चे लोग, जो आने वाला पीढ़ी है, उनके लिए कम से कम कुछ तो करो, ताकि वो बच्चे लोग बहुत ईमानदारी से, सुकून के साथ बोल सकते हैं, गर्व के साथ बोल सकते हैं हम इंडियन सर्कस का आर्टिस्ट है, ये बोल सकते हैं। थैंक यू। ये जो दर्द है, शायद जो आर्टिस्ट हैं वो साफ देखा जा सकता है, क्योंकि आने वाला वक्त एक ऐसा होगा जब सर्कस का नाम सिर्फ कागजों में रह जाएगा, क्योंकि ना आर्टिस्ट रहेंगे ना सर्कस, सिर्फ कलम की द्वारा कागज पे लिखा जाएगा सर्कस। क्योंकि लगातार ऐसे मामलों में जो सरकार है, फिल्म स्टारों को और कई ऐसे प्रोग्राम हैं, आर्टिस्ट हैं, डांस हैं, ऐसे लोगों को तो सम्मान में देती है, पर शायद अब हमारे देश की सरकार को कुछ न कुछ ऐसे कलाकारों को और ऐसे आर्टिस्टों को आगे लाने का काम करना पड़ेगा।
क्योंकि लगातार ये देश के लिए काम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये देश के लिए यही कह सकते हैं, क्योंकि एक आम जनता को हंसाना सबसे बड़ा जो कठिन काम है वो ये कर रहे हैं। क्योंकि किसी को दुखी करना तो बहुत मिनटों का काम है, पर उसको खुश करना बड़ा कठिन काम है। ये वो कलाकार हैं जिनको शायद आज सरकार की जरूरत है। मैं एक ऐसी आर्टिस्ट से बात करूंगा जिनसे मिलेंगे, बात करेंगे। पहले तो नाम बताइए आपका। गायत्री प्रजापति। गायत्री, शायद नाम से तो मुझे लग रहा है राजस्थान के हो आप। हाँ, राजस्थान की हूँ। हाँ, राजस्थान की मिट्टी से हो तो शायद राजस्थान की सब चीज मालूम होगी, और राजस्थान में भी एक से एक कलाकार हैं, और शायद उसमें से एक आप भी जुड़ गए। क्या काम है आपका यहाँ पे? मैं एक एरियल आर्टिस्ट हूँ, तो मैं एरियल करती हूँ। हवा में जो कलाबाजी दिखाते हैं वो। अगर आपने देखा हो तो पहले जो एरियल होते थे एक बड़े जाल के द्वारा किया जाता था, एक उसमें बहुत लंबा रिक्स होता था। नई जनरेशन आ चुकी है, आप भी नई जनरेशन से हो। आज के एरियल में, और जो सरकार की जो शायद आप लोगों पे नज़र नहीं है, सर्कसों पे नज़र नहीं है, ऐसे आर्टिस्टों पे नज़र नहीं है, उनके लिए क्या कहोगे? देखिए, जैसे कि मूवीज बनती है उसमें रीटेक्स हो सकते हैं, तो उसमें उतना रिस्क नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम लोग को स्टेज में एक ही बार में करके दिखाना होता है। और सर्कस ऐसा चीज है जिसको ना कल्चर में लिया जा रहा है ना स्पोर्ट्स में लिया जा रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उसमें आगे उनको फ्यूचर उतना नहीं दिखता है। आप अगर कल्चर के लाइन में जा रहे हो तो फ्यूचर दिख रहा है, स्पोर्ट्स के लाइन में जा रहे हो तो फ्यूचर दिख रहा है। बट सर्कस ऐसा चीज है जिसमें दोनों चीज इंक्लूड होता है, कल्चर भी होता है, स्पोर्ट्स भी होता है, बट उसे कहीं ना कहीं एक रास्ता नहीं मिल रहा। उसके लिए हम लोग के लिए भी डिफिकल्टी होता है उसके लिए, कि हाँ एक सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और हाँ, पहले से बहुत अलग है ये चीज, बट मेहनत उतना ही है हम लोग का। और स्टंट्स में डर भी लगता है, पर करते हैं अपने भी एंजॉयमेंट के लिए, लोग भी देख के खुश हो उसके लिए। जाति से कुमार हो, मट्टी का काम है, मट्टी ढलना पूरे आपकी खूबी है, और इस कलाकारी में कैसे डल गए? मेरे पिताजी हमेशा ही कहते थे कि कुमार है तो कुछ मतलब क्रिएटिव करेगी, तो करते करते कब डांस एरियल इसमें घुसना हो गया खुद को पता नहीं चला। रेनबो सर्कस क्या सुविधा दे रहा है, और क्या फैसिलिटी, और क्या आप लोगों को कितना आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहा है? बहुत ज्यादा, बहुत हद से ज्यादा मैं कहना चाहूंगी। हमारे खाने पीना रहने से लेके सब कुछ A1 है, एकदम अच्छे से दे रहे हैं हम लोग को फैसिलिटी, कोई भी चीज की कमी नहीं है। और हमारा फ्यूचर भी सिक्योर करती है, हमें बाहर जाने का स्कोप देती है, इंडिया से बाहर इंडिया का नाम रोशन करने सके, और ट्रेनिंग भी देती है। सब कुछ का यहाँ पे सुविधा है। ये देश की नहीं, ये राजस्थान की बेटी है जो रेनबो सर्कस में अवेलेबल है, और जरूर आए, रेनबो सर्कस देखें भी, और ऐसे कलाकारों का प्रोत्साहन भी करें और इनका सहयोग भी करें। हमें सहयोग इनके इस तरीके से नहीं, हम सिर्फ हमारा भी मकसद ये है कि ऐसे आर्टिस्टों को और ऐसे सर्कसों को सदाबहार रखा जाए, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमारे 80 से 60 के दशक से चली आ रही है, जिसका एक अलग ही उत्साह होता था आम जनता में। अभी मेरे साथ में कुछ छोटे कलाकार भी हैं जिनको क्लोन कहते हैं, जोकर, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार निषाद। अनिल, कहाँ के हो वैसे तुम? मैं यूपी गोरखपुर से हूँ। सर्कस में आए कितना टाइम हो चुका है? सर्कस में आए करीब 20 इयर्स के आसपास हुआ, और 2005 या 6 में आया था मैं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में सभी हैं, माता पिता भाई बहन, मैरिड हूँ, 3 बच्ची है हमारी, और मतलब रेनबो सर्कस में काम करता हूँ। रेनबो सर्कस में आने के बाद में और पहले उससे क्या जिंदगी में बदलाव है? पहले मैं बहुत सारे काम किए, लेकिन वो क्या है, जो भी काम करते थे मतलब खत्म होते जाते थे। फिर मेरे को रेनबो सर्कस में आया, सर्कस में काम किया, तो ऐसे ऐसे मतलब दूसरे ब्रांच में फिर रेनबो में मैं आया। तो रेनबो में हमको बहुत फैसिलिटी मिला। जब से आया मैं 5 साल हो गया इधर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत फैसिलिटी मिला। अच्छा, एक मैं बात काटूंगा, एक पहले जब सर्कस से आने से पहले, क्योंकि देखो आप मेरी बात को माइंड मत करना, कद आपका ऐसा है कि जो शायद मजाक का पात्र हर इंसान के लिए होता है। एक उस करियर से सर्कस में आने के बाद में और यहाँ भी आप एक मजाक का ही पात्र निभा रहे हैं, भूमिका में है, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? जैसे अभी जैसे कोई फर्क नहीं है। पहले मैं दूसरा काम करता था तो बहुत दिक्कत होती थी, मतलब नहीं होता था। और इसमें क्या है, मतलब दुख तो बहुत है, लेकिन क्या करे, काम करना है, पब्लिक को खुश करना हमारा काम है।
तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके मैं ऑडियंस को खुश कर सकूं। तो एक एक तरीके का अपना ये कुछ न कुछ करते रहते हैं हम लोग। ये कलाकार हैं, शायद इनको आगे बढ़ाने की जरूरत है सरकार की तरफ से भी और आम जनता की तरफ से भी। जब तक हम इनके जरिए ना कुछ सोचेंगे नहीं तो शायद सरकार भी कोई कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि ये कलाकार वो हैं जो हमारे देश की एक पहचान है। कि जैसे हम फिल्म स्टार बॉलीवुड का नाम देख के उनको जानते हैं, वैसे ही इस सर्कस को आज तक ऐसा कोई नाम या कोई मुकाम न सरकार ने न लोगों ने अभी तक दिया नहीं है। जबकि सबसे जो आज एंजॉयमेंट का जो सबसे बड़ा रास्ता है वो कहीं ना कहीं ये सबसे पुराना जो रास्ता है ये है, क्योंकि फिल्मी दुनिया का जो स्तर है वो अब जाके बना है, पर सर्कस का स्तर बहुत पुराना है, जिसका बहुत कलाकार और जो देखने वाले दर्शक हैं वो लंबे समय इंतजार करते थे कि कब सर्कस आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत छदा है। मैं बिहार के रहने वाला हूँ, बेगूसराय के। मैं सर्कस लाइन में 2099 में आए, 99 में आए हैं जी। तो बहुत सर्कस में देखे तो वैसा ये सर्कस में आके मेरे सिर्फ 5 साल हुआ, यहाँ से बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये सर्कस का करियर कहाँ से शुरू हुआ आपका? सर्कस के करियर शुरू हुआ मेरा 99 से जी। तो सर्कस वालों ने आपको ढूंढा या आपने सर्कस को ढूंढा? मैं सर्कस के ढूंढा। मैं बोला घर पे कोई काम धंधा नहीं है, घर में गाय भैंस था वो चराते थे, तो कोई देखा कोई साधन नहीं है। घर वाला बोलता रहे क्या कमा के खाएगा, क्या करेगा नहीं करेगा, जाओ बाहर में। फिर अलग दुनिया एक सोचा मैं, बोलता रहे सर्कस में तो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, जाके देखो। हम कैसा होता है सर्कस? मैं बाहर की दुनिया फिर बाहर निकला घर से, देखा रही सर्कस में ऐसा होता है। बोला हाँ तो ऐसा होता। तखन मैं 50 रुपया में काम करते थे, 50 रुपया मिलते थे मेरे के। उससे आगे धीरे धीरे बढ़ते गए, आगे सर्कस के जानते गए आगे बढ़ते गए। ऐसे सर्कस कैसा ऐसा सर्कस में गए, फिर आगे जैसे काम सीखे, 1-2 साल काम सीखने में लगे मेरे को। बहुत झूला, हवाई झूला भी सीखे। फिर हवाई झूला का भी डर हो गया, अरे हवाई झूला ऊपर से गिरेगा तो पैर हाथ टूट जाएगा, फिर नाकाम हो जाएगा, मैं कुछ कर पाएगा नहीं मैं। फिर मैं सोचा क्लाउन में, फिर बोला अरे क्लाउन और साइकिल कुछ नीचे का आइटम सीखे। साइकिल का, जिम्नास्टिक, जंपिंग के सीखे मैं, पलटी मारने का। बोला ये 2 नंबर रहेगा तो कहीं भी जाके कमा के खा सकते हैं मैं, ऐसा झूला का नंबर छोड़ दो। कहीं ना कहीं जो निराशा है, ये छोटे जो क्लाउन हैं वो कहीं ना कहीं आपको रोचक और खुश तो करते हैं, पर परिवार से भी कहीं ना कहीं जो इनकी आशा है वो टूट चुकी थी और फिर सर्कस में आए। एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूँ, ये दोनों का कहानी में और एक मोड़ है। ये दोनों को परिवार ने चाहिए, माँ हो बाप हो, ये दोनों बच्चे लोग इनसे बोला तू क्या मेरे को कंधा दिएगा, है तू इतना छोटा है, तू क्या कंधा दिएगा, तू क्या कमाएगा। इसका भी माता जी ने बोला तू क्या कर पाएगा मेरे लिए, भीख मांग के खाएगा। फिर मैं अलग दुनिया में सोचा मैं, तो कोई बाहर के कोई दोस्त मैं बोला रहे सर्कस आया, सर्कस में काम। ये जो शब्द बोले माँ बाप ने कि क्या करेगा तू? हाँ क्या करेगा। हम बोला मेरा माँ बाप बोला रहे क्या काम कर भीख मांग के खाने पड़ेगा तुमको, क्या कर पाएगा। बस पूरा परिवार की क्षमता, मेरा 3 बच्चे हैं, बीबी है, पूरा 4 परिवार है। आज वो परिवार और वो माँ बाप क्या कहते हैं? माँ बाप ऊपर गुजर गए हैं वो अभी। और वो भाई बंद रिश्तेदार, भाई बंद सब भी है, सब अलग अलग शादी होके हो गई सब शादी। आज उनकी आपके प्रति क्या है? वो प्रति का सब मेरे को बोलता है कैसा कमा रहा है, कैसा आगे बढ़ रहा है, ऐसा सोचता है। वो भी कमाते जब मेरा बराबर नहीं करते हैं वो लोग, बोलता अरे छोटा होके ऐसा कमाता है, ऐसा इसका परिवार चल रहा है। उन्होंने खुद मेहनत करके सर्कस में काम करके बीबी के लिए दुकान डाल के दिया। बोला बीबी तुम उधर कमाओ और घर का खर्चा तुम खुद निकालो, और बीबी को भी घर पे ऐसे बैठने के लिए नहीं दिया। उसने बोला तुम खुद मेहनत करो और तू भी पैसा रखो अपने हाथ में। तो वो हम उसको सैल्यूट करते। सेम ऐसे ही अनिल भी। अच्छा, मैं एक सवाल अलग पूछूंगा थोड़ा सा, आप इस चीज को मेरी माइंड मत करना। शादी दोनों की हो चुकी है, वाइफ का और आपका कितना फर्क है हाइट में? हाइट मेरा वाइफ का 5 फीट है। अच्छा जी। और आपकी? मेरा भी फुल हाइट है, मेरी वाइफ का फुल हाइट है। और हमारी बच्ची जो है वो तीनों अपने माँ पे गई है, वो लोग भी अच्छे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ जब आप दोनों हस्बैंड वाइफ साथ गए हो, कुछ लोगों ने कमेंट किया? नहीं, ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये देखो इतनी बड़ी बीवी, आदमी इतना छोटा, मजाक तो उड़ाते हैं। लेकिन क्या है, परिवार है ना, बोलते ना ऊपर वाले ने बनाता है। तो जो परिवार मिला, हम और वो समझदार, मतलब इग्नोर करते हैं। ये देख सकते हैं कितना जिंदा दिल कलाकार हैं जिन्होंने हर परेशानी को खुशी होके बिता दिए।
मैं एक बार आपसे ही वापस आना चाहूंगा। एक लास्ट सवाल है मेरा। सर्कस तो चलता है, कई ऐसे खतरे होते हैं खेल के दौरान जिसमें किसी भी तरह का खतरा किसी भी आर्टिस्ट को हो सकता है। उस स्थिति में क्या व्यवस्था होती है आपकी? सर हम लोग नंबर 1 हमारा जो सर्कस का ओनर है सबका मेडिकल इंश्योरेंस करवा के रखा है, LIC पॉलिसी है और सब करके रखा हुआ। और मैक्सिमम हम लोग ये सोचते हैं कि कुछ भी ना हो और सेफ्टी के साथ खड़ा रहते हैं हम लोग एनी टाइम। और मालिक कभी भी बोलते विदाउट सेफ्टी का तुम लोग ज्यादा मत करना, क्योंकि हमको कोई अवार्ड तो नहीं मिलेगा, तो आपका अपना खुद का सेफ्टी रख के खेल के रहो। लेकिन आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि सर हम लोग पागल लोग होते हैं, ऑडियंस को देखेगा ना, उनको खुश करने के चक्कर में हम लोग इतनी जान लगा देते हैं उसमें। ये बच्चे लोग ये लोग दोनों कर रहे हैं, मेरे को देख के मैं खुद डरता हूँ। वो बेटी ने इतना अच्छा सा स्टंट करता है, अगर वो बच्चे को अगर वो फैसिलिटी नहीं मिले तो फिर क्या फायदा, बताओ ना आप। है चलो मैं तो बोल रहा, मेरा उम्र तो बढ़ गया, मैं चाहता हूँ इस आज का नया पीढ़ी, ये बच्चे लोग है, मेरा बेटी की उम्र भी नहीं है, वो आगे आया अपना सर्कस कल्चर लेके, तो वो बेटी सोच सके ना, उसको देख के उसका सहेली लोग भी हंस सकता है। लेकिन कम से कम इस बच्चे लोग के लिए कुछ करो। हम कोई गवर्नमेंट को बुरा नहीं बोलते, सब गवर्नमेंट अच्छा है, हमको किसी को बुरा बोलने का हक भी नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आप थोड़ा आगे तो बढ़ाओ, थोड़ा हिम्मत तो दो। देखो हम हिंदुस्तान के लिए क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते। शायद फिल्म इंडस्ट्री को ज्यादा बड़ा दर्जा दिया गया है, जबकि उस फिल्म के एक शॉट के 1 मिनट के शॉट को 7-7 8-8 घंटे रीटेक करके कट करके बनाया जाता है, जो कि किसी भी तरह का स्टंट होता है। पर हमारे साथ ये रियल स्टेटमेंट है, जो स्टंट करते हैं लगातार अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये सिर्फ एक ही टेक के अंदर एक ही बार अगर खड़े हो गए तो उस पूरे खेल को एक ही बार में कंप्लीट करना होता है। यहाँ कोई रीटेक नहीं होता और जान का जोखिम लगातार है। कभी ऐसा वक्त पड़ा कि जो आपको ऐसा लगा कि आज मेरी चोट लगने वाली है या कुछ खतरा? एक आर्टिस्ट होके ऐसा होता है बहुत बार कि एक गट फीलिंग रहता है, किसी दिन कोई दिन खराब हो कि नहीं आज कुछ तो अच्छा नहीं होगा या वैसा, पर हम लोग के पास ऑप्शन नहीं रहता। अगर स्टेज में भी हम लोग का कुछ 19-20 हो रहा हो तो हम लोग वो स्टेज में ही ठीक करते हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम लोग रुक जाए या वापस से करें या कुछ भी, हम लोग उसको स्टेज में ही मैनेज करते हैं। जो गलती हो रही है उसको छुपाते हैं कि ऑडियंस को पता भी ना पड़े कि कुछ गलती हो रहा है, और इस हिसाब से हम लोग अपना एक्ट पूरा करते हैं। हमने आज कुछ कलाकारों को आपसे रूबरू कराया जिसको सर्कस कहते हैं। उन्हीं के ये आर्टिस्ट हैं। शायद इनको आज सरकार की काफी जरूरत है, क्योंकि आने वाला वक्त अगर शायद ऐसे लोगों पर गौर नहीं की गई तो शायद ये सर्कस कागजों में रह जाएगा। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।